हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार। देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्थाओं के बीच अंतर पूछा गया है और इससे भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा गया है। तो देखिए आप इसके इंट्रो में लिख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आर्थिक लाभ और अधिकतम राजस्व के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख रूप से भू राजस्व व्यवस्था लागू की। और इसमें इन लोगों ने 3 व्यवस्थाएं लागू की थी, स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप चार्ट बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। पहले तो इनके जनक कौन कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सबसे इम्पोर्टेंट आता है। इसमें थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, इसमें मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। ठीक है, फिर किन किन क्षेत्रों में था। तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये पहले देखिए कोई भी ये लोग पॉलिसी लागू करते थे तो पहले बंगाल में लागू करके देखते थे कि अगर चलती थी तो और क्षेत्रों में लागू करते थे और नहीं चलती थी तो फिर ये दूसरी लागू करते थे। जिसका सबसे सटीक एग्जाम्पल ये है कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक, उसके बाद रैयतवाड़ी लागू किया इन्होंने मद्रास में, बम्बई, असम के कुछ हिस्सों में। और महालवाड़ी को इन्होंने किया उत्तर प्रदेश, अवध और मध्य प्रांत और पंजाब में। ठीक है, अब देखिए जो मैं बता रहा था कि सबसे कम एरिया में यानी केवल 19% एरिया में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो था वो सफल नहीं हुआ। तो इसलिए इन लोगों ने बाकी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त न लागू करके रैयतवाड़ी और महालवाड़ी किया। उसमें भी इन लोगों ने रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा किया। रैयतवाड़ी में 51% और वहीं महालवाड़ी में 30% क्षेत्रों में से लागू किया। फिर देखिए स्थायी बंदोबस्त में भूमि के मालिक किसे माना जाता था। तो स्थायी में माना जाता था जमींदार को, इस रैयतवाड़ी में रैयत यानी किसान को, और महालवाड़ी में महाल या ग्राम समुदाय जो होता था पूरा उसको मानते थे। इसमें क्या था देखिए, राजस्व की दरें स्थायी बंदोबस्त में स्थायी होती थी, बाकी दोनों में अस्थायी होती थी। ठीक है, बस इनके दरों में अंतर होता था कि रैयतवाड़ी में 30 से 45% था, वहीं इसमें महालवाड़ी में 80% तक चला जाता था कई जगह। वसूली कौन करता था, मतलब जो कर होता था उसकी वसूली कौन करता था। ये यहाँ जमींदार करते थे, यहाँ पे सीधे किसान से लिया जाता था, और यहाँ पे मुखिया लंबरदार जिसे कहते थे वो करते थे। ठीक है, अब देखिए कि किसानों पर प्रभाव क्या पड़ा इसका। किसानों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि ऋणग्रस्तता आ गई और शोषण हुआ, है ना। कि दरें जो थी, कर की जो दरें थी वो बहुत ऊंची और अव्यवहारिक थी, जिससे सूखा, बाढ़, अकाल पड़ने लगा। और देखिए भूमि का वस्तुकरण हो गया। इस भूमि को अब खरीदा या बेचा जा सकता था कि भाई लगान नहीं वसूल किया तो हाँ भूमि ले ली। ठीक है, पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। इसमें क्या हुआ कि गांव में जो आत्मनिर्भरता थी वो नष्ट हो गई। और देखिए कृषि का जबरन व्यवसायीकरण कर दिया गया। जहाँ पहले खाद्यान्न उगाया जाता था, खाने की चीज़ें, चावल और गेहूँ, वहीं अब क्या किया गया, नकदी फसलों पर ज़्यादा जोर देने लगे, जैसे नील, कपास, अफीम और गन्ना, है ना। फिर इन्होंने जो नीतियाँ अपनाई उनसे बार बार अकाल पड़ने लगे। हुआ क्या कि खाने का जो खाद्यान्न था वो कम हो गया, तो इस वजह से बार बार अकाल पड़ने लगे और जो गरीब थे वो और गरीब होने लगे। इससे देखिए 1876 और 78 में भयंकर अकाल पड़े। फिर किसान असंतोष हुआ और उससे विद्रोह हुए कि किसान इतना नाराज़ हो गया कि अब खाने के भी नहीं लाले पड़ गए, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह में आप जैसे कुछ विद्रोह आपको याद है तो नाम लिख सकते हैं, जैसे नील विद्रोह, पावनाम, दक्कन के दंगे। ठीक है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक हितों के लिए धन का निष्कासन था। ये हर तरीके से अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी करके धन निकाल लिया जाए, तो कृषि में भी इन्होंने यही किया। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण क्योंकि ग्रामीण लोग क्यों ज़्यादा ऋणग्रस्त हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें इंट्रो आप देख लीजिएगा, इसके कारण देख लीजिए आप कि ऋणग्रस्तता हुई क्यों आखिर। इतने जहाँ एक तरफ पहले हम समृद्ध हुआ करते थे, वहीं अंग्रेजों के वहाँ आने के बाद हम हो क्यों गए। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि जो भू राजस्व नीतियाँ थी वो सही नहीं थी, वो कठोर थी। और इसमें क्या था, राजस्व की दरें बहुत ऊँची थी, 50 से 80% तक ये लोग लेने लगे। नकद भुगतान लेने लगे कि भाई हमें नकद ही दो, हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें नकद चाहिए। ठीक है,
फिर वसूली के लिए इन लोगों ने कठोरता की कि भाई एकदम जमींदार जाके एकदम हाँ हमें चाहिए, और सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया है। सूर्यास्त के नियम में ये होता था कि जमींदार से अगर नहीं वो इकट्ठा कर पाते थे तो उनसे ज़मीनें ले ली जाती थी। ठीक, फिर इसका जबरन व्यवसायीकरण कर दिया गया, जैसे आपने ऊपर देखा कि भाई नील कपास अफीम गन्ना वहाँ लगे। ठीक है, फिर औपनिवेशिक नए औपनिवेशिक कानून व्यवस्था लाई गई और नई न्याय प्रणाली। देखिए भूमि का वस्तुकरण हो गया कि भूमि को ट्रांसफरेबल बना ही दिया गया कि हाँ भाई इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, जटिल कानूनी प्रक्रिया हो गई कि किसान एक तो पढ़े लिखे नहीं थे और साहूकार क्या किए, इन्हें अपने झूठे मुकदमे में फंसा लेते थे, जिससे और ये प्रक्रिया भी जटिल और खर्चीली थी, तो इनमें और गरीबी हो गई और ऋणग्रस्तता हो गई। ठीक, फिर साहूकारों का उदय हुआ, उनका एकाधिकार हो गया। ठीक है, घरेलू हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हो गया कि क्या हुआ कि जो इंग्लैंड से निर्मित माल आते थे, है ना, उस वजह से ये जो है यहाँ हस्त निर्मित माल जो ये थे ये उससे कम्पीट ही नहीं कर पाए यहाँ के, तो वो उनका पतन हो गया। ठीक है, फिर मानसून की अनिश्चितता थी और बार बार अकाल पड़ने लगे, इससे गरीब और गरीबी की उसमें चला गया। ठीक है, तो इसका संचयी प्रभाव मतलब कुल मिला के अगर प्रभाव देखा जाए तो क्या हुआ, तो इसमें देखिए भारतीय किसान कर्ज से जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर्ज छोड़ के जाता है। इसका मतलब ये था ना कि डेट ट्रैप जिसको बोलते हैं कि दादा भी गरीब ऋण में थे, फिर पिता भी ऋण में हुए, फिर पुत्र भी ऋण में हुए, फिर उनके पुत्र भी ऋण में हुए, इस तरीके से फंसते चले जाते थे। ठीक है, इन्हीं सब के चलते कई बार विद्रोह भी हुए, जैसे दक्कन का विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, कई सारे हुए। ठीक है, तो अब देखिए इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ऋणग्रस्तता कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये जो कई कारण बनाए गए उसकी वजह से ऋणग्रस्तता और बढ़ती चली गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है, धन का निष्कासन का सिद्धांत ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी प्रकृति का पर्दाफाश था। कि ब्रिटिश लोग जो थे वो जो धन का निष्कासन कर रहे थे वो असल में आर्थिक शोषण कर रहे थे, ये मतलब है। तो देखिए इसमें ये है कि इसमें सबसे पहले आप ये जरूर कोट करिएगा, अगर ये क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आप पूछेंगे कि अन ब्रिटिश का क्या मतलब है, जबकि ब्रिटिश रूल था, फिर भी नौरोजी जी ने अन ब्रिटिश क्यों कहा। अन ब्रिटिश का मतलब ये है कि जैसा ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में राज करती थी, लोगों को अधिकार दिए गए थे, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे, ऐसा हमारे देश में उन्होंने नहीं किया, हमारे देश पे सीधे शासन किया। तो अन ब्रिटिश का मतलब ये है कि वहाँ जैसा शासन होता था वैसा यहाँ शासन नहीं था। ठीक है, तो देखिए धन के निष्कासन के स्रोत क्या क्या थे, माध्यम मतलब पहला तो गृह प्रभार था। ठीक, गृह प्रभार क्या था कि लंदन में स्थित था ये एक इंडिया हाउस। ठीक है, इसका जो सारा प्रशासनिक खर्च था ये सब इनके जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते थे सब जो है भारत के राजस्व से दिया जाता था। सैन्य युद्ध जितने होते थे वो भी भारत जो बाहर मतलब जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो कहीं भी युद्ध करने जाती थी तो उसका खर्चा भारतीयों से लिया जाता था, मतलब भारतीय पैसे से उसको चुकाया जाता था। विदेशी पूंजी पर अत्यधिक ब्याज होता था, जैसे रेलवे बनाई गई या सिंचाई किया गया, अन्य बुनियादी मुद्दे, इस पे जो पूंजी लगी उस पे जो है इंटरेस्ट दिया गया वो यहाँ से दिया गया। देखिए जैसे रेलवे बनाने में काउंटर गारंटी सिस्टम था। काउंटर गारंटी सिस्टम का मतलब ये था कि इंग्लैंड के लोग पैसा लगाएंगे और अगर उनको नुकसान होता है तो जो है उसको सरकार भरेगी। 5 से 10% का ये था कि हाँ भाई इतना हम दे देंगे, इतने की हम गारंटी देते हैं कि इतना हम देंगे। ठीक है, फिर देखिए अधिकारियों की बचत और पेंशन, जो अधिकारी बचत करते थे वो भी भेज देते थे, जो उनकी पेंशन आती थी वो भी भेज देते थे। व्यापारिक अधिशेष हुआ क्या कि देखिए निर्यात, भारत का निर्यात जो था वो हमेशा आयात से अधिक रहा, तो होना तो ये चाहिए था ना कि जो भारत के पास पैसा बच रहा था वो भारत के लिए लगना चाहिए था। मगर हुआ क्या, जो अधिशेष पैसा था उसको भारत के विकास में लगाने की बजाय उसे ब्रिटेन भेज दिया गया, उनकी औपनिवेशिक देनदारियों को चुकाने में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो आर्थिक शोषण प्रकृति का पर्दाफाश या इस सिद्धांत का महत्व क्या है। तो जो वो कहते थे ना कि हम परोपकारिता कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले वो कंपनी कहती थी, वो उसके दावे का खंडन हो गया, है ना। कि इनका कहना था कि रेलवे और आधुनिक प्रशासन जो हम दे रहे हैं हम उसका मूल्य ले रहे हैं,
मगर ये सेवा का मूल्य नहीं था असल में, था ये कि उन्होंने रेलवे तो अपने लिए बनाई थी ना। रेलवे का बनी क्यों थी? बनी मेनली इसलिए थी कि कच्चे माल को भारत के क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और वहां से निर्मित माल को बंदरगाहों से भारत के अन्य बाज़ारों तक ले जाया जा सके। तो रेलवे का तो मेन काम तो यही था। ठीक है, ये देखिए, ये गलत लिख गया है, ये गंगा है। गंगा नदी का पानी सोकर टेम्स नदी में निचोड़ना। ठीक है, इसका मतलब ये था कि यहाँ से सारा धन निकाल के टेम्स मतलब जो इंग्लैंड में है वहाँ पे गिराना धन। ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण को अवरुद्ध करना। यहाँ जो अधिशेष धन था वो भारत में पुनः निवेशित होकर भारतीय उद्योगों कृषि का आधुनिकीकरण कर सकता था, लेकिन वो ब्रिटेन चला गया। तो हुआ क्या कि यहाँ पे पूंजी निर्माण हो ही नहीं पाया। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति का आधार बना। हुआ क्या कि जैसे ट्रेन थी, ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से लोग आपस में मिलने लगे, है ना। इससे सामाजिक रूढ़िवादिता जो है वो भी कम हुई, लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे, तो राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप इस तरीके से। इसका इंट्रो आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। 200 वर्षों का जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बुरी तरह घायल हो गई, है ना, पूरी तरह घायल हो गई। इसकी व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आपका जीएस में आया हुआ है पीसीएस के 2018 में। तो देखिए इसमें आप ये लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ से, वैसे तो ये लिखा हुआ है कि प्लासी और बक्सर में ये राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, उसमें समृद्ध अर्थव्यवस्था में था, लेकिन आप देखिए इसको लिखने का इंट्रो देखिए, आप वैसे भी 2 से 3 लाइन ही लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जहाँ भारत में वैश्विक हिस्सेदारी 23 से 24% थी, अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में 1947 तक आते आती केवल 3% रह गई। ठीक है, डेटा डालने से क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई पता है डेटा, कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर प्रश्न आ रहा है हिस्ट्री में भी तो आपको थोड़ा डेटा पता है। ये थोड़े बहुत डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो थी वो घायल होने के मुख्य आयाम क्या थी, किस किस रूप में हुई थी। तो देखिए पहला तो कृषि वाला क्षेत्र, कि कृषि इन्होंने बर्बाद कर दिया भाई। ऊपर का कि शोषक भू राजस्व व्यवस्थाएं आ गई, कौन कौन सी, स्थायी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, कृषि का जबरन व्यवसायीकरण कर दिया गया, कि नील, अफीम और जूट ये सब उगाने को कह दिया गया। फिर विऔद्योगिकरण कर दिया गया। विऔद्योगिकरण का मतलब समझते हैं ना, कि जो इंडस्ट्रीज थी वो जो है वो ख़त्म हो गई, या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो कम हो गया, या वो कम्पीट नहीं कर पाई इसलिए वैसा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, विऔद्योगिकरण के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरफा मुक्त व्यापार किया। एक तरफा मुक्त व्यापार का मतलब इंग्लैंड से जो निर्मित वस्तुएं थी वो तो बिना शुल्क के भारत में आने के पे उनका कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन भारतीय जो वस्तुएं थी उनका वहाँ पे बहुत शुल्क लगता था जाने पे। मतलब अगर यहाँ से निर्यात भारतीय वस्तुएं की जाती थी तो उनको बहुत शुल्क लगता था, तो वहाँ इंग्लैंड में जाके इतनी महंगी हो जाती थी कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाती थी। ठीक है, अब कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ बढ़ गया। इससे हुआ क्या कि जो बुनकर और कारीगर थे वो लोग बेरोजगार हो गए। तो अब बेरोजगार होंगे तो वो क्या करेंगे, कृषि पर निर्भर हो जाएंगे, तो कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ गया, जिससे बाद में आने वाले टाइम में अकाल भी पड़ा। फिर धन का निष्कासन हुआ, ये आपने ऊपर देखा है गृह प्रभाव वाला। ठीक है, फिर आधुनिक उद्योगों का विकास बाधित हो गया। इन्होंने क्या किया कि भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनाई भारतीय उद्योगों के प्रति। ठीक है, जो मशीनें बनाने वाले भारी उद्योग थे उनको हतोत्साहित कर दिया। ठीक है, रेलवे का साम्राज्यवादी विकास किया इन्होंने। फिर प्रति व्यक्ति आय और विकास दर का ठहर जाना, मतलब वो कम हो गई या रुक गई एक तरीके से कही है। ठीक है, तो ये इन 5 तरीक़ों से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, बाकी अभी देख लीजिएगा। अगला देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आप एक तरीके से देख सकें, है ना, कि एक बार आपकी नज़र से गया रहेगा तो आप वहाँ पॉइंट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराए दे रहा हूँ। अगला देखिए, भारत के आर्थिक जीवन पर ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसने भारत पे क्या क्या प्रभाव किए। तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, मैनचेस्टर और लंकाशायर ये 2 जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कारखाने हुआ करते थे। इन कारखानों में
मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ गई तो उनके लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ी फिर, ठीक है, तो उनके लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ी तो इसका प्रभाव भारत पर सबसे ज़्यादा दिखा। अब देखिए भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव, देखिए प्रश्न भी यही था कि भारत के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो देखिए पहला आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, पहला तो विऔद्योगिकरण हुआ, ठीक है, औद्योगिक असंतुलन, कि ब्रिटेन में जो मशीनें बनी थी उनसे जो वस्तुएं बन रही थी उनकी लागत हस्त निर्मित वस्तुओं की लागत से बहुत कम थी, क्योंकि वो एक साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में बना सकते थे, ठीक है। इसके साथ ही मुक्त व्यापार नीति भी उन्होंने लागू कर दी। फिर यहाँ शिल्पकार जो थे वो कंगाल हो गए, कंगाली की हो गए, क्योंकि पहले जो भारत में सूती रेशमी वस्त्र जो थे या ढाका का मलमल ये सब था, ये सब पहले बहुत बढ़िया माना जाता था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे बर्बाद हो गया। इसके साथ ही ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे जो शहर थे वो भी उजड़ गए इस चक्कर में। फिर किसी का जबरन व्यवसायीकरण कर दिया, ये तो आपने ऊपर देखा ही है। कच्चा माल पर दबाव पड़ा, कच्चे माल पर क्या हुआ कि ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए था तो इन्होंने रेल बना दी, यहाँ से कच्चा माल भेजना शुरू कर दिया। औद्योगिक सुरक्षा और अकाल हो गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप पे ज़्यादा जोर देने लगे, तो इससे हुआ क्या, खाद्यान्न कम हो गया, उससे अकाल पड़ने लगे। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। पारंपरिक ताने बाने का अंत, जो पहले ग्रामीण कृषि और स्थानीय कुटीर उद्योग थे वो आत्मनिर्भर थे, इनकी आत्मनिर्भरता चली गई, ठीक है। रेलवे और बुनियादी ढांचे का साम्राज्यवादी विकास हुआ, संसाधनों का दोहन हुआ। डलहौजी ने जो रेलवे शुरू की उसका काम यही था कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। असंतुलित विकास किया कि अंतर क्षेत्रीय संबंधों को नष्ट कर दिया, ठीक है। अंतर क्षेत्रीय संबंधों को नष्ट करने का ये मतलब है, ऐसा देखिए कि जो है ट्रेन के माध्यम से ये तेज़ी से पहुंचाए जा सकते थे ब्रिटिश माल, ठीक है। वहीं यहाँ के जो लोग थे वो उतना ट्रेन का इस्तेमाल करते नहीं थे, वो बैलगाड़ी वगैरह से पहुंचाते थे, तो वो उतनी तेज़ी से पहुंचा नहीं पाते थे वस्तुएं, ठीक। फिर देखिए आधुनिक भारतीय पूंजीवाद का विकृत उदय हुआ, ठीक है। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने लगी फिर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो नीतियाँ अपनाई उसके सिर्फ नकारात्मक पक्ष भी थे, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे, ठीक है। जैसे आधुनिक न्याय प्रणाली और संचार, तो रेलवे, डाक तार जैसी तकनीकें भले ही साम्राज्यवादी हितों के लिए लाई गई थी, लेकिन भौगोलिक एकीकरण के में जो भूमिका निभाई, इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे से मिलने लगे, ठीक है। लोगों ने अपने विचार साझा किए, तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। नए बुजुर्ग मतलब जो मध्यम वर्ग है उसका उदय हुआ इसके माध्यम से। नए व्यापारिक मार्ग में, नए प्रशासनिक ढांचे के कारण भारतीय व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। इसमें कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखिए विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या थी, चरण और उसके कारण। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई, ठीक है। पहले तो 1813 के तहत चार्टर एक्ट जो था उससे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय वस्तु पर 70 से 80% सीमा शुल्क लगाने लगे। भारतीय शासकों और राज दरबारों की समाप्ति, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के राजा हुआ करते थे वही, जैसे ये महीन मलमल है, जरी के वस्त्र है, हाथी दांत के शिल्प है, इनका संरक्षण किया करते थे। जो जब डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई या वेलेजली की सहायक संधि नीति हुई तो उससे राजा ही कमजोर हो गए, तो संरक्षण कहाँ से देंगे। अगला देखिए कच्चे माल का जबरन निर्यात किया और विनिर्माण को अवरुद्ध किया, कि भाई ट्रेन के माध्यम से कच्चा माल भेजने शुरू हो गए, तैयार माल मंगाना शुरू हो गए, ठीक है। और रेलवे का साम्राज्यवादी विस्तार किया, ठीक। फिर विऔद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा, पारंपरिक शिल्पकारों बुनकरों में कंगाली आ गई, वही जो आपने ऊपर देखा था, ये सब वही पॉइंट है लगभग कि उसके अलावा देखिए कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, वही शिल्पकार जो है कमज़ोर हो गए तो कृषि करने लगे। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, बार बार विनाशकारी अकाल आने लगे, ठीक है। भारत का ग्रामीणीकरण हो गया, जहाँ एक तरफ मतलब औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप में शहरीकरण बढ़ रहा था,
वहीं यहाँ के लोग इतने गरीब हो गए कि वापस गांव की तरफ जाने लगे, तो यहाँ का ग्रामीणीकरण बढ़ गया। ठीक। औद्योगिक औद्योगिकरण औपनिवेशिक शोषण का सबसे क्रूर चेहरा था। ठीक है, सम्राट दो स्थापित औद्योगिक ढांचे को नष्ट कर दिया। ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए ये टॉपिक हो गया, फिर अगले टॉपिक पे देखते हैं अभी।